दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जिस शख्सियत के सामने हैं और जो शख्सियत हमारे से रूबरू हो रही है वो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज उन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। तो दोस्तों ये है श्री पवन जिंदल जी। पवन जिंदल जी के बारे में अगर मैं कोई परिचय दूं तो वो सूरज के सामने चिराग दिखाने के समान होगा। पवन जिंदल जी आरएसएस के हरियाणा के अध्यक्ष हैं और हरियाणा के अंदर जो भी आरएसएस है उनकी अध्यक्षता करते हैं और उनको मार्ग दिखाते हैं। तो चलिए हम आज ज़्यादा टाइम न लेते हुए श्री जिंदल साहब का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। जिंदल साहब आपने हमें इतना टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल पर सर आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया सर। जिंदल साहब मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगा कि पहले तो सर आप अपने सफ़र के बारे में बताएं कि आपका सफ़र क्या रहा, आप आरएसएस से कैसे जुड़े, संघ से कैसे जुड़े, कौन सी विचारधारा ने आपको प्रभावित किया संघ से जुड़ने के लिए। देखिए सतवीर जी, मैं एक गांव का रहने वाला, पटियाला जिले में जी एक नाभा तहसील में एक रोहटी गांव है। जी 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 मैं उसमें पैदा हुआ। जी 40 साल तक मैं उस गांव में ही रहा। जी उस गांव में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की। जी केवल प्राइमरी स्कूल था वहाँ। बाद में मैं छठी में सरकारी स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाभा में जी वहाँ एडमिशन ली। जी वहाँ मैंने सीनियर सेकेंडरी तक की परीक्षा पास की। जी उसके बाद गवर्नमेंट रिपुदमन कॉलेज पटियाला में जी मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। जी 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 और उसके बाद मैंने महिंद्रा कॉलेज पटियाला में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन 1977 में कंप्लीट किया। जी और उसके बाद 1977 में मैंने जब कंप्लीट किया, जब मैं ग्रेजुएशन करना शुरू किया गवर्नमेंट रिपुदमन कॉलेज नाभा में, जी तब जैसे मैं गांव में बताया कि मैं गांव में ही रहा, जी तो गांव के बच्चे स्वाभाविक रूप में शर्मीले टाइप के होते हैं। जी 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 तो मैं भी वैसा ही था। जी तो जब हम कॉलेज में आए जी तो कॉलेज में हमारा चाल चलन, आचरण, बातचीत वो ग्रामीण थी। जी शहर के जो बच्चे थे वो गांव के बच्चों का कई बार मजाक उड़ाते हैं छोटी छोटी बातों में। जी परंतु हमारी क्लास में लगभग 1973 की बात है, हमारी क्लास में 4-5 बच्चे जो शहर के थे पर बहुत अच्छे थे, उनसे हमारे क्लास फेलो होने के नाते मित्रता हुई। जैसे बाद में पता चला कि वो बच्चे शहर में संघ की शाखा में जाते हैं, तो संघ की शाखा में जाते हैं, इसीलिए उनका मन बाकी बच्चों के से थोड़ा अलग था। उनके साथ हमारी पटड़ी बैठती थी, तो धीरे धीरे वो मेरे को संघ की शाखा में लेकर जाने लगे। तो मैं जाने लगा। गांव में तो संघ का काम नहीं था, परंतु हम जब पेपरों के दिन होते थे तो 3-4 महीने शहर में आकर कमरा लेकर रुकते थे। तो ऐसे 3-4 महीने रेगुलर शाखा जाना हुआ। तो संघ लगभग 1973 से आज 50 वर्ष हो गए, तो तब से मेरा संघ के साथ संबंध आ गया। तो संघ में जुड़े। जब संघ में जुड़े तो धीरे धीरे अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियां मिली। और मैंने जब पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी पढ़ाई पूरी की तो मैं 4 साल तक संघ का प्रचारक रहा। 2 साल मैं अमृतसर में ग्रामीण जिला प्रचारक रहा और 2 साल में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला प्रचारक के नाते काम किया। जी 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 सब बहुत बढ़िया आपने अपने सफर के बारे में बताया। तो अब आप हरियाणा के अध्यक्ष हैं सर, लेकिन आपकी शुरुआत तो पंजाब से हुई थी ना, तो क्या पंजाब आरएसएस की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है अध्यक्ष के रूप में? नहीं, मेरे पास जब मैं पंजाब में रहा मैं अपना कारोबार करता था, बिजनेस करता था, क्योंकि 4 वर्ष 77 से 81 तक मैं पंजाब में रहा, वहाँ प्रचारक रहा। जब 81 में मैं वापस आया, शादी हुई, तो मैं अपने शहर में ही, नाभा शहर में हमारा जो पैतृक काम था टिम्बर मर्चेंट का, उसी दुकान पर मैं बैठ गया। तो उसके बाद धीरे धीरे 85 में भारत में मारुति कार बनी, जो जिसका पहली जो प्रारंभ की फैक्ट्री वो गुरुग्राम में लगी, गुड़गांव में लगी। तो उस जमाने में
हमारा उत्तर भारत में फर्नीचर का बहुत बड़ा काम था, जो नाभा में जी। तो उसके कारण जो मारुति कार की पहली सीट बनाने का श्रेय ये हमारी कंपनी को प्राप्त हुआ जी। तो उसके कारण मारुति का प्रेशर था कि आप गुड़गांव आइए, क्योंकि कंपनी गुड़गांव है। जी। हर रोज इतना बड़ा सामान आना, ये इसमें बहुत बड़ा खर्चा है, सेल टैक्स का अंतर है। तो इस कारण से उन्होंने प्रेशर किया तो मैं गुड़गांव आना पड़ा। परंतु उस समय में हमारे पंजाब में जो विभाग होते हैं, 4 जिलों को मिलाकर एक विभाग बनता है, तो एक विभाग का विभाग कार्यवाह था। जी। तो उस नाते से मैं काम करता था। परंतु जब मैं शिफ्ट हुआ, सबसे पहले मैं जब शिफ्ट हुआ तो मैं दिल्ली में आया। जी। दिल्ली में रोहिणी में हमने पहले किराए पर मकान लिया, बाद में अपना मकान फ्लैट भी खरीदा। तो दिल्ली रोहिणी में जब रहा तो मेरे पास दिल्ली के 2 जिले रोहिणी और मंगोलपुरी, ये 2 जिलों के जिला कार्यवाह के नाते जिम्मेवारी आई। जी। परंतु उस समय काम का प्रेशर इतना ज्यादा था, मारुति की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ती थी, तो दिल्ली को छोड़कर भी मैं, क्योंकि गुड़गांव से हर रोज अप डाउन करता था, उसमें भी समय लगता था। तो इस सारी व्यस्तता को देखते हुए रोहिणी को छोड़कर मेरे को दिल्ली में, गुड़गांव में आना पड़ा। जी। तो फिर मैं गुड़गांव में आके काम शुरू किया। गुड़गांव में नए सिरे से मैं प्रारंभिक जिला संपर्क प्रमुख से अपना जीवन फिर से शुरू किया और धीरे धीरे काम करते करते मैं सह जिला संघ चालक रहा, सह विभाग संघ चालक रहा, सह प्रांत संघ चालक रहा और वर्तमान में मैं प्रांत संघ चालक हरियाणा प्रदेश। इस नाते से पिछले लगभग 8 सालों से मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है। जी सर, हम तो प्रार्थना करेंगे कि आप हरियाणा के या पूरे देश के आरएसएस के संचालक हों, संचालक हों, और जो आज मोहन भागवत जी हैं, एक दिन आपका नाम उनकी जगह अगर हम देखें तो हमें तो बड़ी खुशी होगी सर। इसी सर, आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है सर, और बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या हिंदुस्तान से बाहर भी आरएसएस की शाखाएं हैं, और किस देश में सबसे ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है सर? देखिए, संघ का जो काम है वो हिंदू समाज का संगठन करना है जी। तो इस दृष्टि से आज पूरे विश्व के देशों में भी हिंदू समाज की बहुत बड़ी संख्या वो वहां रह रही है। तो उनका भी वहां संगठन हो, तो उस दृष्टि से आज की डेट में अगर पूरे विश्व की दृष्टिपात करते हैं तो ध्यान में आता है 40 से अधिक देशों में संघ का काम चलता है। तो संघ के लोग कोई कहीं वीकली, कहीं मासिक ऐसे मिलते हैं समाज में। तो वहाँ उस देश की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए अपने समाज को कैसे पुष्ट किया जा सकता है, तो उस प्रकार के कार्य वहाँ चलते हैं। बाहर जो काम चलता है वो हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से विदेशों में ये कार्य चलता है। जी। अच्छा सर, हिंदू समाज को इकट्ठा करना, मजबूत करना, उसको आरएसएस का प्रमुख काम है। हमारा तो देश ही हिंदुस्तान है सर, तो उसके बावजूद ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा है। तो क्या हिंदू राष्ट्र बनने की संभावना है, और कब तक है सर हिंदुस्तान की? देखिए, जो राष्ट्र कोई बनता है वो उसकी परंपराएं, संस्कार, उसके महापुरुष, जैसे भारत ऋषियों, मुनियों, संतों, गुरुओं का देश है जी। ये देश में लाखों साल से कुछ परंपराएं विकसित हुई हैं। तो हिंदू केवल एक हिंदू राष्ट्र तो ये पहले से है जी, परंतु बीच का एक बहुत बड़ा कालखंड गुलामी का रहा, जिसके कारण जो इसकी श्रेष्ठ जो जीवन मूल्य थे, वो जो आक्रमणकारी जो समय समय पर आए, वो शक आए, हूण आए, मुगल आए, डच आए, फ्रेंच आए, पुर्तगीज आए, अंग्रेज आए, इन सब के आने से कुछ न कुछ परंपराएं हमारी कमजोर पड़ती गई, जिस कारण से ये देश गुलाम हुआ। अब फिर से लगभग 70 वर्ष का समय होने जा रहा है, देश आजाद हुआ है। हमने फिर से अपनी उन परंपराओं को समाज में, जो हिंदू समाज की, जो हिंदू संस्कृति की विशेषताएं थी, उनको दोबारा से समाज में फिर से विकसित किया है, खड़ा किया है। समाज उस और अग्रसर है।
आप ध्यान करेंगे जी कि आज पूरा विश्व इन श्रेष्ठ हिंदू परंपराओं के कारण भारत को एक हिंदू देश के नाते मानता है जी क्योंकि इसीलिए भारत की और मार्गदर्शन करने के लिए देखता है। पिछले 10 साल के समय में आपने महसूस किया होगा जी कि भारत अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में अगर उसका चित्रण हम देखते हैं तो हमारे देश के वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं जी आज से 10-15 वर्ष पूर्व ये अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, अपने आप को विकसित मानता है, जी वहां का वीजा लेने के लिए मांग करते थे, तब इनको वीजा नहीं मिलता था। जी परंतु आज कितना अंतर आया है। जी जी आज अगर हम देखते हैं उन देशों के सब जो राष्ट्र अध्यक्ष वो अपने प्रोटोकॉल तोड़कर हमारे इस भारतवर्ष के श्रेष्ठ जो प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री उनका स्वागत रेड कार्पेट बिछाकर करने के लिए ललायत हैं। तो पूरे विश्व ने तो भारत को माना हुआ है, परंतु भारत एक सब मत पंथों को मिलाकर एक श्रेष्ठ देश है। जी हम ये मानते हैं जी कि अनेकता में एकता हिंदू की विशेषता, जी ये हमारा सिद्धांत है। जी 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 इस संस्कृति के अंतर्गत अनेक प्रकार के जो श्रेष्ठ महापुरुष समय समय पर हुए, उन्होंने मानवता के लिए जो जो कार्य किए जी और उन्होंने उन कार्यों को करने के लिए कोई ना कोई मत पंथ जी ऐसे खड़े किए, जी उन सब का हम सम्मान करते हैं। जी परंतु इस सारी बात को अच्छे से समझने के लिए कि जो हिंदू है एक बड़ा शब्द है, ये किसी इसका अंग्रेजी में अगर हम ट्रांसलेशन अंग्रेजों ने किया तो रिलीजन कर दिया। जी जी रिलीजन नहीं होता, बाकी रिलीजन का अर्थ धर्म नहीं होता। जी धर्म बाकी सब धर्म तो एक ही है, मानव धर्म, जी। बाकी सब मत पंथ है। जी जी तो अभी इसको समझने में समय लगेगा, जी 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 परंतु समाज निश्चित रूप में समझ रहा है, आने वाले समय में समझेगा। और आज पूरे विश्व का हिंदू समाज इसको हिंदू राष्ट्र मानकर चलता है, परंतु यह एक विधिवत घोषणा ये कब संपूर्ण समाज अपनी सहमति से जब इसके लिए तैयार होगा तो ये हो जाएगा। परंतु आज भी हम इसको उसी अर्थों में देखकर चलते हैं। सर, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग हमारे देश में हुआ करती है या बाहर हुआ करती है तो उसमें इंडिया लिखा जाया करता। G20 के शिखर सम्मेलन में पहली बार भारत लिखा गया। तो सर, इंडिया से हम भारत पर तो आ गए हैं, अब भारत से हिंदुस्तान पर कब आएंगे? जब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था में भारत की जगह हिंदुस्तान लिखा जाएगा, वो दिन कब आएगा? देखिए, इंडिया तो एक भारत का ट्रांसलेशन जैसे किया जी, किसी का नाम सूर्य प्रकाश है जी, उसका ट्रांसलेशन सनलाइट नहीं कर सकते। जी 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 तो ये जो है भारत का नाम तो शकुंतला पुत्र दुष्यंत के जी उसके पराक्रम के आधार पर इस देश का नाम प्राचीन काल में भारत पड़ा। जी, भारत से भारत पड़ा। जी, भारत और हिंदुस्तान ये दो समान आर्थिक शब्द हैं जी, इनमें कोई भी प्रकार का अंतर नहीं है। जी, हिंदुस्तान का अर्थ है जो हिंदू, जो यानी समुद्र और हिमालय पर्वत के बीच का भूभाग। जी, जी, जैसे हमारे श्लोकों में प्राचीन काल में ही कहा, उत्तरम जब समुद्र से आए हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत्र संतति। तो ये जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में रहने जो भूभाग है वो हिंदुस्तान है, वो हिंदुओं की रहने की धरती है। जी, जी, तो इसमें मैं कोई बड़ा अंतर भारत और हिंदुस्तान में नहीं मानता, दोनों का एक ही अर्थ है। जी 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 अच्छा सर, ये तो आरएसएस से संबंधित बात हुई। अब बीजेपी, क्योंकि आरएसएस की ही एक सहायक लगा लीजिए या उसी की ब्रांच लगा लीजिए, तो मैं कुछ राजनीतिक सवाल पूछना चाहूँगा सर आपसे। हाँ, पूछिए। एक तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि देश आज़ाद हुआ तब से जब तक कांग्रेस की सत्ता रही, चाइना हर बार 10 किलोमीटर हमारी ज़मीन कब्जाया करता, और जो कांग्रेस के विदेश मंत्री हुआ करते या दूसरे नेता होते वो जाके चाइना में हाथ पैर जोड़कर उनको थोड़ा पीछे कर दिया करते, तो वो 1 या 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर पीछे हटकर बाकी जगह पर एज इट इज कब्जा लिया करते। और ये बार बार हुआ कांग्रेस के राज में। आज क्या स्थिति है सर, मैं ये जानना चाहूँगा।
देखिए, जो देश की आजादी के बाद ये सारा सिलसिला चला जी, देश का जो संचालन करने वाली टीम है उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो कितनी मजबूत है जी, उसके कितने दृढ़ निश्चय हैं, अपने राष्ट्र के प्रति उसका समर्पण कैसा है, उसकी सोच कैसी है, ये उस पर निर्भर करता है। जी 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 जी। भारत एक शांति प्रिय देश है जी, इसका प्रधानमंत्री कोई भी रहा हो उसने प्रयास किया कि हम शांति से जियो और जीने दो, इस सिद्धांत पर चलते हैं जी। पर उसके बावजूद भी जो ऐसे षड्यंत्रकारी, जो ऐसे कुशल नेतृत्व करने वाले और जिनका विस्तारवाद की नीति पर सोच थी, वो उनको अगर कोई कहीं कमजोरी नजर आती है तो उसका समय रहते हो फायदा उठाने का प्रयत्न करते हैं। जी 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 जी। भारत में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री बने जी, उनके समय में जो चौनलाई जो चीन के उस समय के राष्ट्राध्यक्ष थे, जी जी जी, उनके साथ अच्छा संबंध था। उन्होंने मिलके उस समय पंचशील का समझौता भी किया, हिंदू चीनी भाई भाई का नारा भी दिया जी। परंतु इस मित्रता का फायदा उठाकर चीन ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा जी, और 62 का आक्रमण किया जी। हालांकि उस समय आरएसएस में जो सेकंड सरसंघ चालक जी, परम पूजनीय गुरु जी, 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 जिनको एमएस गोलवलकर के नाम से हम जानते हैं, जी जी जी, तो उनके द्वारा सचेत भी किया गया था जी जी जी, कि ये जो मित्रता दिख रही है इससे हमें धोखा मिलेगा, परंतु उनकी बात को उस समय उतनी परवाह नहीं की गई, तो कुछ ही समय में हमें वो धोखा देखने को मिला। परंतु जैसे जैसे देखें हमारे देश से जो राष्ट्राध्यक्ष आते गए, वो महसूस करते गए, तो वो उसकी प्रति दृढ़ता भी दिखाते गए। तो उसके आगे हम देखें चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में भी तो काफी युद्ध हमने जीते भी। जी 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 जी। तो उससे एक मैसेज आता है कि जो वर्तमान में नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो मजबूत लोग हैं, वो टिकने ऐसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। जी जी जी। परंतु वर्तमान में अगर हम देखते हैं जब जब कोई व्यक्ति, जैसे मेरे को ध्यान है जिस दिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का मुख्यमंत्री के नाते चयन हुआ, जो उत्तर प्रदेश में ऐसी विध्वंसक शक्तियां थी, किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने वाली, राष्ट्र विरोधी इस प्रकार की थी या संस्कृति विरोधी, वो ताकतें अभी उन्होंने ओथ भी नहीं ली थी, उन सब में भगदड़ मच गई थी। उसी दृष्टि से इस देश के एक सशक्त प्रधानमंत्री जो पूर्ण रूप में देशभक्त हैं, जिनकी दूसरे प्रकार की कोई सोच नहीं, मेरा राष्ट्र सर्वप्रिय हो, विश्व का नेतृत्व करने वाला हो और हम अपनी ताकत के आधार पर पूरी दुनिया के साथ एक आत्मीयता का और मानवता का संदेश दे सके। किसी पर विजय प्राप्त करना हमारा लक्ष्य नहीं, परंतु कोई हमारी तरफ टेढ़ी आंख कर ना देख सके, इस प्रकार की दृढ़ता, इस प्रकार का शासन प्रशासन और अपनी सेना को भी मजबूत किया। आप लगातार हर रोज सुनते हैं बहुत सारे प्रकार के ऐसे जो आज तक हम विश्व के दूसरे देशों पर निर्भर थे, उनका निर्माण ऐसी युद्ध सामग्री लगाओ या ऐसे जहाज, ये सब ये भारत में निर्मित होने लगे हैं। केवल निर्मित नहीं होने लगे, वो विदेशों को हम देने की स्थिति में आने लगे हैं। तो इन सब चीजों को देखकर हमारे चारों तरफ जो राष्ट्र हैं उनको अब इस प्रकार का, आज भारत कमजोर स्थिति में नहीं, आज ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, इस बात को लेकर उनके मन में भारत की उस जो दृढ़ता है उसके प्रति उनको विश्वास है, इसलिए किसी भी प्रकार की हरकत वो नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने बीच बीच में किया, हमने उसका इस प्रकार का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया, उसके द्वारा भी पूरे विश्व में भारत की ताकत का एक संदेश गया। फिर हमने कई प्रकार के परीक्षण किए,
उन्होंने भी आज हम चांद तक पहुंचे हैं जी। तो इन सब सफलताओं के कारण आज देश का सिर पूरे विश्व में एक श्रेष्ठ एक मार्गदर्शन वाले विश्व गुरु के रूप में बढ़ता जा रहा है। जी सर, हमारा देश जब इतना सशक्त हो चुका है और पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी की, उसको ईंट का जवाब पत्थर से भी दिया, तो सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ पीओके तो हमारा अपना एरिया है ना सर, उसको हम कब तक ले लेंगे? देखिए पीओके को हम एक दिन में ले सकते हैं जी, लेने में कोई वो नहीं है, फिर क्यों नहीं ले रहे? परंतु पीओके को लेना उसके लिए बहुत सारी पूर्व तैयारियां करनी पड़ेगी जी। आज पीओके क्या, हम इस देश को, क्योंकि वहां की जनता में भी विद्रोह है, हम क्योंकि मौका परस्त और फायदा उठाने वाले लोग नहीं। आज हम जब पाकिस्तान की स्थिति और वहां के लोगों को टीवी में इंटरव्यू में देखते तो स्वीकार कर चुके हैं कि भारत जैसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए। तो फिर रोका किसने सर? रही बात मौका परस्ती की, तो राजनीति है क्या, मौका मिलते ही उसका फायदा उठाना चाहिए। देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी जी। समाज को समाज के साथ आत्मीयता से रहने का एक वातावरण तैयार करना पड़ेगा जी। उस वातावरण को तैयार करने के बाद एक दूसरे के प्रति एक्सेप्टेंस हो, नहीं तो आज वहां जो स्थिति है, जिस प्रकार का उग्रवाद है, जिस प्रकार की गड़बड़ करने वाले लोग हैं, वो एक दिन में पीओ को लेने से या इस देश को मिलाने से एक दिन में समाप्त नहीं हो जाएंगे। उसके लिए वहां के लोगों को डेवलप करना पड़ेगा, उन लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा, विकसित करना पड़ेगा। तो उनको करने के बाद जब वो इस स्तर पर आ जाएंगे कि हमारे देश में आकर भी वो किसी प्रकार की गड़बड़ी करने की हिम्मत नहीं करेंगे, तो इसके कुछ नियम होंगे। वो नियमों को बढ़ाने के लिए सदैव जो नेतृत्व के सोचने का काम है, मेरे को लगता है वो देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो इस विषय पर सोच रहे होंगे और इसको सोचकर उचित समय पर ये सारी चीजें, ये निश्चित रूप में मुझे लगता है हमारे आने वाले समय में हो सकता है जो वर्तमान पीढ़ी के युवा लोग हैं उनकी आंखों के सामने ये दृश्य कभी भी उत्पन्न हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। जी जी, चलिए सर, हम तो यही उम्मीद करें कि जो पीओके है वो हमारा अपना एरिया, हमारा अपना हिस्सा है, वो जितना जल्दी आ जाए उतना ही ज़्यादा बेटर है। नेहरू की गलतियों को पता नहीं कब तक ये देश ढोता रहेगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं सर। जैसे अपने मोदी जी हैं, हिंदू राष्ट्र के प्रति एक सशक्त नेता हैं, आरएसएस भी इनके साथ हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की तरफ ये बात ठीक है सर, लेकिन जब मोदी जी हिंदुओं के इतने प्रति वो हैं और हिंदू हृदय सम्राट भी हैं, तो आजकल वो पसमानदा मुसलमानों की तरफ उनका झुकाव क्यों होता जा रहा है? जबकि वो तो हमें तो लगता नहीं कि मुस्लिम समाज जो समुदाय है वो बीजेपी को वोट देगा। देखिए, जो कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनता है जी, या मंत्री भी बनता है जी, तब वो एक ओथ लेता है जी कि आज के बाद वो प्रधानमंत्री तो बीजेपी से बने जी, बीजेपी पार्टी से बने जी, पर बढ़ने के बाद वो संपूर्ण समाज की जिम्मेदारी है, वो केवल बीजेपी के नहीं, वो भारत राष्ट्र के हैं, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं जी 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 जी। तो भारतवर्ष में लगभग आज 15-16 करोड़ आबादी मुस्लिम समाज की है जी। मुस्लिम समाज, क्योंकि हमारा देश आज संविधान के मुताबिक सेकुलर एक देश है, तो इसमें समाज में रहने वाले सब प्रकार के मत पंथ के लोगों को रहने की जरूरत है, परंतु उनसे अपेक्षा है कि वो समाज में मानवता की दृष्टि से सबके साथ एक दूसरे मत पंथ का आदर करते हुए रहे। तो हमारा प्रयास है, मोदी जी का भी प्रयास है, सरकार का भी प्रयास है कि इस देश में रहने वाला संपूर्ण समाज वो एक मेन स्ट्रीम में आकर समाज के साथ भारत मेरा है, मुस्लिम समाज का एक एक बंधु भी वो भी मानता है, जो कुछ लोग आज नहीं भी मानते वो भी इस प्रकार का स्वीकार करें। ये हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से, क्योंकि हमारी संस्कृति किसी का विरोध नहीं सिखाती। हम जब धर्म की व्याख्या करते हैं
तो हम किसी पूजा पद्धति का विचार नहीं करते। हमारे ऋषि मुनियों ने बताया, धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण है, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, इंद्रियों का दमन करना, दूसरों पर दया करना, आत्मीयता का भाव प्रकट करना। ये जो हमारे 10 नियम है किसी पूजा को इंगित नहीं करते। पूजा करना एक व्यक्तिगत है। कोई व्यक्ति मस्जिद में जाकर पूजा करता है, कोई चर्च में जाकर करता है, कोई गुरुद्वारे में जाकर करता है, कोई मंदिर में जाकर करता है, जहां उसका मन टिकता है वहां करे। परंतु एक दूसरे मत पंथ का आदर करे। ये अगर आदर करेंगे, अगर किसी भी प्रकार का कोई विद्रोह ऐसी गड़बड़ ये बात चलती है, धीरे धीरे उसको दूर करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर भी मुझे लगता है कि समाज में एक आत्मीयता का भाव निर्माण हो, उस दृष्टि से उनकी नजर में कोई भी काम ज्यादा इस प्रकार का नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में सब लोग बराबर हैं, सब भारतीय हैं, और प्रधानमंत्री जी भी संपूर्ण समाज को एक बराबरता की दृष्टि से देखते हैं। परंतु कोई भी समाज, कोई भी वर्ग अगर गड़बड़ करेगा तो उसका कानून की दृष्टि से उसको उचित जवाब दिया जाए। सर, आपने कहा कि कोई भी आदमी अगर गड़बड़ करेगा तो कानून, तो सर हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश की तरफ से हमारे देश में बहुत ज़्यादा घुसपैठिए आ रहे हैं, रोजाना आ रहे हैं, और पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो उनको शह दे रही है, उनके कार्ड भी बना रही है, वोट भी बना रही है, सब कुछ बना रही है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत घातक है। तो केंद्र सरकार क्यों नहीं इस चीज को देखते हुए कार्रवाई करती? पश्चिम बंगाल के अंदर क्यों नहीं उनको बाहर वो करती? देखिए, पश्चिमी बंगाल से आने वाले ये रोहिंग्या, ये सब, इनके लिए हमारी सरकार बहुत सचेत है। हमारी सरकार लगातार लगी हुई है। ये सब प्रकार का जो जनगणना, उसमें ढूंढना कौन लोग कहाँ हैं, कितने लोग हैं, ये सब प्रकार की नीति बन रही है। निश्चित रूप में कोई भी समस्या एक लंबे समय से चलती आ रही है तो उसको हल करने में कुछ समय लगेगा। पर मुझे लगता है ये जो आने वाली टर्म है, इस टर्म में इस समस्या का निश्चित रूप में हल निकलेगा। और इस देश में ऐसे जो ऐसे लोगों की घुसपैठ हो रही है, उस पर पूर्ण रूप में रोक लगेगी। और इवन यहाँ तक जो गलत लोग आए हैं उनको हो सकता है उनको वापस भेजने की भी प्रक्रिया प्रारंभ हो। जी सर, मैं एक सवाल सीएए के बारे में पूछना चाहूंगा। सीएए कभी भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। सीएए सिर्फ इतना है कि दूसरे देशों के जो हिंदू व्यक्ति हैं, जो प्रताड़ित व्यक्ति हैं, परिवार है, उनको शरण देने का एक वो है। लेकिन मुस्लिम इसको अपने खिलाफ कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। तो उस स्तर पर मुसलमानों को क्यों नहीं समझाया जा रहा है कि ये उनके खिलाफ नहीं है, ये सीएए है? क्या ऐसी कमी है कि सरकार उस स्तर पर उनको नहीं समझा पा रही? और ओवैसुद्दीन जैसे जो नेता हैं वो मुस्लिमों को बरगला रहे हैं कि सीएए उनके खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि मुसलमानों के खिलाफ तो वह है ही नहीं। देखिए, अभी पिछले दिनों में, पिछले सालों में अपने देश में एक बड़ा आंदोलन, लगभग ज्यादा केंद्र तो उसका हरियाणा ही रहा, किसान आंदोलन हुआ। किसान आंदोलन, किसान के हित के लिए देश की सरकार ने 3 कानून बनाए थे जो किसान के हित में थे। आज तक एक भी किसान संस्था, किसान नेता उनके विरोध में कोई बात नहीं बता पाए, परंतु उसके बावजूद ही उन्होंने उसका विरोध किया। तो इसी प्रकार से जो विरोध की राजनीति करने वाले किसी भी अच्छी चीज में भी बुरा भाव देखकर उसके प्रचार में लगते हैं, तो वो एक लंबा लड़ाई लड़े, उसके बाद वो कानून वापस भी लेने पड़े। तो अभी मेरे को लगता है सरकार इन सब चीजों को करने के लिए उस प्रकार की एक सहमति और वातावरण तैयार करना चाहती है। तो निश्चित रूप में जब हम चर्चा करेंगे इस पर, इसकी सत्यता समाज के ध्यान में आएगी, जो ऐसे मुस्लिम समाज के भी ध्यान में आएगी, तो निश्चित रूप में इसको मान्यता मिलेगी और ये
लागू होगा, जल्दी लागू हो जल्दी लागू। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सवाल तो बहुत थे, लेकिन थोड़ा समय अभाव के कारण कि ज़्यादा लंबा ना की जाए, हम अगले इंटरव्यू के लिए छोड़ देते हैं बाकी सवालों को। तो सर आपने अपने विचार बताए, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में बताया, हिंदुओं के बारे में आपने बताया, आरएसएस के बारे में बताया। इतने अच्छे खुल के आपने अपने विचार व्यक्त किए, आपने इतना टाइम हमारे लिए निकाला, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और दोस्तों आपका भी हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इतनी शांति से, इतने धैर्य से श्री पवन जिंदल जी के विचारों को सुना। और पवन जिंदल जी के विचारों को अगली कड़ी में हम, बाकी के जो विचार है अगली किसी कड़ी में हम जरूर व्यक्त करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पवन जिंदल जी आपने हमें इतना टाइम दिया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपके न्यूज चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे को इस योग्य समझा कि मैं आपके कुछ मन में जो बातें हैं उनको संघ का दृष्टिकोण या मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण क्या है वो रखूं। मैंने अपने मन से ये सारी बातें आपके पास रखने का प्रयत्न किया। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।